नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। दिल्ली एनसीआर में छोटे बच्चों की सुरक्षा कितनी बड़ी और कितनी गंभीर बात है, ये आप सब समझते हैं। छोटे शहरों में, कस्बों में बच्चे घरों से बाहर रहते हैं, खेलते हैं, दिन दिन भर, रात तक, शाम तक घर लौट आते हैं और किसी को भी उनकी बिल्कुल फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती। मगर दिल्ली एनसीआर एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। किसी भी दूसरे महानगर में भी कुछ ऐसा ही है और इतने लोगों के बीच में किसी बच्चे को यूं ही छोड़ देना और उस बच्चे की सिक्योरिटी पर अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान रहता है। अक्सर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा किसी अनजान आदमी से बात मत करना। कोई अगर ये कहे कि मम्मी पापा बीमार है, चलो मेरे साथ तो मत जाना। किसी से टॉफ़ी चॉकलेट मत लेना। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, मासूम होते हैं और लोगों की बातों पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा है और आगरा में एक जगह है फतेहाबाद। इस फतेहाबाद में एक और न्यूक्लियर लोकेलिटी है जिसका नाम है विजयनगर। इस विजयनगर के रहने वाले 8 साल के एक छोटे से बच्चे को मोहल्ले के रहने वाले 2 अंकल लगातार टॉफ़ी और चॉकलेट्स दिया करते थे। कई सालों से ऐसा चल रहा था, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों से ये सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन बच्चे को इसमें कुछ भी अटपटा या अनहोनी बात उसे नहीं लगी। बच्चे मासूम होते हैं। अंकल को वो जानता था क्योंकि मोहल्ले के ही अंकल थे, घर के आसपास रहने वाले। तो दोनों टॉफ़ी और चॉकलेट जब भी मौका मिलता इस बच्चे को देते और बच्चा बहुत प्यार से अपने नाजुक हाथों से मुस्कुराते हुए वो टॉफ़ी ले लिया करता था। धीरे धीरे इन अंकल्स की उस बच्चे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई। अब अंकल के साथ बच्चे की बातचीत होने लगी। दोनों अंकल जब भी उसे प्यार से बुलाते ये बच्चा दौड़ा चला जाता। इसलिए भी दौड़ा चला जाता क्योंकि पहले से टॉफ़ी चॉकलेट देने का सिलसिला चल रहा था। अंकल शातिर थे। वो हमेशा बच्चे को तभी बुलाते थे जब बच्चा बड़ों की नज़र से दूर या घर वालों की गैर मौजूदगी में होता था, अकेला होता था। 30 अप्रैल को, इसी साल की बात है, 2025, 30 अप्रैल को ये बच्चा शाम को 4 साढ़े 4 बजे अपने घर के बाहर विजयनगर में ही खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक कहीं गायब हो गया। शाम हुई, अंधेरा घिर आया, घर वाले इंतज़ार करने लगे। फिर बच्चे की ढूंढ शुरू हुई, बच्चे को लोग खोजने लगे। घंटे गुजर गए लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। आसपास के घरों में, मोहल्लों में, पूरे इलाके में बच्चे की तलाशी शुरू हो गई। वो दोनों अंकल जो इस बच्चे को टॉफ़ी खिलाया करते थे वो भी परेशान लोगों में शामिल थे। वो भी बच्चे को ढूंढ रहे थे लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इस तरह से 8 साल का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम अभय था, वो अपने घर के सामने से अचानक गायब हो गया। घर वालों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया लेकिन बच्चे के बारे में कोई जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी और हार कर वो लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचे और थाने में जाकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने भी मामले की गंभीरता को समझा और रिपोर्ट लिखी और बच्चे के घर वालों से ये कहा कि आप लोग अपने तौर पर अभी और ढूंढिए, अपने नाते रिश्तेदारों से भी पता कीजिए, क्या आपकी किसी से दुश्मनी है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, रुपए पैसों का लेन देन, ज़मीन जायदाद का कोई मसला। तो सारे सवालों का जवाब जो है घर वालों ने नेगेटिव में दिया। ज़मीन जायदाद के मसले पर घर वालों ने अलबत्ता पुलिस को एक बात ज़रूर बताई कि हाल ही में उन्होंने अपनी एक पुश्तैनी ज़मीन का टुकड़ा बेचा है। बस इतनी सी बात है और इसके अलावा किसी से ज़मीन जायदाद का कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं है, फेयर डील है। कुल मिलाकर पुलिस को घर वालों से बातचीत करके इस बच्चे के गायब होने के पीछे की कोई कहानी, कोई लीड समझ में नहीं आई। पुलिस वाले भी परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे और पुलिस कोशिश कर रही थी लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस तरह से तकरीबन 23-24 दिनों का वक्त गुजर गया। आप समझिए कि उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी जिनके घर का चिराग महज 8 साल का एक छोटा सा बच्चा, उनका बेटा, घर से गायब हो गया हो। माँ बाप पिछले 24-25 दिनों से उन्होंने ठीक से खाना तक नहीं खाया, घर में चूल्हा नहीं जला और सारे लोग मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे, टूट चुके थे। 24 दिन बाद अचानक उनके घर के बाहर एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। ये चिट्ठी किसी लिफाफे में या किसी पैकेट में नहीं थी, बल्कि ऐसे ही प्लेन पेपर में
रैप किया हुआ, मुड़ा हुआ इनके घर के दरवाजे के पास एक पेपर पड़ा हुआ था। उस पेपर को देखने से ही लगता था कि ये बहुत करीने से फोल्ड किया गया कोई पेपर है। ऐसा नहीं कि किसी ने कोई पेपर उठाया और यूं मोड़ के उसका कोई गोला बनाकर फेंक दिया, ऐसा नहीं था। प्रॉपरली तह लगाया हुआ चिट्ठी थी। अब उस चिट्ठी को जब घर वालों ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और वो ऐसे भी परेशान थे, उन्होंने जैसे ही इस पेपर को उठाकर खोला तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस चिट्ठी में जो बातें लिखी थी वो बहुत हैरान करने वाली थी, लेकिन इसी के साथ घर वाले जो हताश हो चले थे, इस चिट्ठी ने उनके उम्मीद की किरणों को फिर से थोड़ा और तेज़ कर दिया। हुआ ये कि चिट्ठी में ये लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है और अब तक तो सही सलामत है। अगर बच्चे की सलामती चाहते हो तो 80 लाख रुपयों का इंतज़ाम कर लो। और हम ये कैसे समझें कि तुमने रुपयों का इंतज़ाम कर लिया या तुम्हें हमारी चिट्ठी मिल गई? इसका एक तरीका ये है कि तुम कॉलोनी के बाहर गेट पर 2 हरे झंडे बिजली के खंभे में टांग दो, लगा दो, और जब तुम रुपयों का इंतज़ाम कर लेना तब 2 में से एक हरा झंडा हटा देना। ये अपने आप में बहुत ही अजीब, बहुत ही मिस्टीरियस बात थी। वो इसलिए क्योंकि किडनैपिंग के मामलों में आम तौर पर इस तरह की साइन लैंग्वेज की बात देखने सुनने को नहीं मिलती। किडनैपर्स किसी गुप्त ठिकाने के बारे में बताते हैं, कोई खंडहर का पता देते हैं, या बताते हैं कि फलां पुल के नीचे रुपयों से भरी अटैची रख देना। लेकिन ऐसा कि खंबे पे झंडा टांगो, 2 झंडे टांगो, हरे रंग का टांगो, एक झंडा हटा देना, एक झंडा रख लेना, इस तरह की बात जो है कोई किडनैपर आमतौर पर नहीं लिखता। और उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि 30 अप्रैल को किडनैपिंग हुई थी और पहली बार जब चिट्ठी इन्हें घर के बाहर मिली तो वो अप्रैल के बाद मई का पूरा महीना निकल गया, ये जून महीने में मिली, मतलब 1 महीने 24 दिन बाद। मैंने पहले 24 दिन कहा था, वो उसे काइंडली करेक्ट समझिएगा। 1 महीने 24 दिन बाद जून के महीने में इनको मिली। घर के लोग अब तक तो ये मानकर चलने लगे थे कि शायद बच्चे को कुछ हो गया है। पुलिस वाले भी ये मान रहे थे कि बच्चे को कुछ हो गया है, क्योंकि किडनैप किए गए किसी भी बच्चे को संभाल कर रखना, और वो भी महीने 1.5 महीने तक, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। अक्सर किडनैपिंग के मामले में ये देखा गया है कि किडनैपर्स पकड़े जाने के डर से बच्चों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसीलिए किडनैपिंग की रिपोर्टिंग करते हुए भी पूरी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी को ये बताया जाता है, ये ताकीद की जाती है कि वो बहुत ही सजग तरीके से, संवेदनशील तरीके से ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग करें, क्योंकि किडनैपर्स को अगर लगा कि उनकी पोल खुलने वाली है तो शायद वो कहीं बच्चे की जान ले ले। लेकिन यहाँ 1 महीने 24 दिन बाद पहली चिट्ठी आई थी। घर के लोगों की उम्मीद जग गई और पुलिस को भी लगने लगा कि भाई इस मामले में कोई तो ऐसा है जो घर वालों से पैसे वसूलना चाहता है, और जाहिर है अगर अभी भी पैसे मांग रहा है तो हो सकता है बच्चा जिंदा हो। अब पुलिस के लोग जो इस मामले की तफ्तीश करते करते तकरीबन 1.5 महीने में काहिल हो चुके थे और ढीले पड़ चुके थे, उन्होंने नए सिरे से इस मामले की तफ्तीश के लिए एक टीम बनाई। 2 बड़े माहिर इंस्पेक्टर आगरा के, उनको इस किडनैपिंग के केस को सॉल्व करने की ड्यूटी में स्पेशल तौर पर बुलाया गया, उन्हें काम असाइन किया गया। इनमें एक हैं इंस्पेक्टर योगेश कुमार और दूसरे हैं इंस्पेक्टर हरेंद्र। इन दोनों को पूरी कहानी बताई गई और कहा गया कि अब से आपको इस केस को फॉलो करना है। पुलिस की टीमें इस केस को फॉलो कर ही रही थी। चिट्ठी आने के बाद पुलिस ने उस केस को और भी सिंसियरली फॉलो करना शुरू किया। लेकिन इससे पहले कि पुलिस एक्टिव होती, चिट्ठी किसने डाली, कहाँ से वो आदमी आया, कहाँ गया, इन सारी चीज़ों का पुलिस पता लगाती, तब तक एक एक करके और 2 चिट्ठियाँ इसी परिवार को अलग अलग जगहों पर अपने घर के आसपास पड़ी हुई मिली। इन चिट्ठियों में भी घर वालों को धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि वो इस मामले में किसी भी तरह की चालाकी दिखाएंगे तो बच्चा जान से जाएगा, और अगर रुपए पैसों का इंतज़ाम नहीं किया तो बच्चे का हाथ पांव सबसे पहले काटेंगे। अब आप सोचिए किसी माँ बाप के दिल पर इस तरह की चिट्ठी देखकर, पढ़कर क्या गुजरती होगी। उनका तो समझिए तकरीबन 1.5 महीने से उनकी क्या हालत रही होगी, और हालत बिगड़ गई। पुलिस को फिर पता चला और इस बार उनको ये बताया गया कि ये चिट्ठी आप लोगों को मिली है और तुम लोग रुपए पैसे का इंतज़ाम कर रहे हो। इस बात को कंफर्म करने के लिए इस बार एक और हरे रंग का झंडा तुम्हें टांगना है, और वो झंडा टांगना है फतेहाबाद के ही पास में एक नदी बहती है उटंगन, उस नदी के पास एक पुल है, वहाँ पर वो झंडा आपको टांगना है। अब ये एक नया असाइनमेंट या नया काम उस पीड़ित
परिवार को दिया गया था जिसका बच्चा गायब था। पुलिस को अब इसकी जानकारी मिल चुकी थी, पुलिस पहले से ही इस मामले को ट्रैक कर रही थी, लेकिन अब एक स्पेसिफिक जानकारी मिली थी जिसमें घर वालों को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि पहले तो कॉलोनी के गेट पे टांगना था 2 झंडा, फिर एक तीसरा झंडा टांगने के लिए एक नदी के पास बुलाया गया। तो ये सारी जगहें जहाँ जहाँ भी झंडे टांगे जा रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी, उन जगहों से मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा कलेक्ट कर रही थी और कुछ संदिग्ध नंबरों को पुलिस टिक मार्क करके अलग से उसे अपने पास चिन्हित करके रख रही थी। इसी कड़ी में पुलिस ने उटंगन नदी के पास जब ये परिवार झंडा टांगने के लिए गया तो पुलिस की टीम के कुछ लोग सादे लिबास में पीड़ित परिवार के साथ उस उटंगन नदी के पास पहुंचे, ये पता करने के लिए कि जब झंडा टांगा जा रहा है तो वहाँ आसपास कौन से लोग हैं, क्या कोई संदिग्ध ऐसा है जो उन्हें देखने की कोशिश कर रहा है। ये सारी चीज़ें पुलिस जो है लगातार कर रही थी। मतलब पुलिस मैनुअली भी जो किडनैपर्स हैं उनको ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सर्विलांस का तो चल ही रहा था। तो पुलिस उटंगन नदी के पास भी पहुंची और वहाँ से भी पुलिस ने डंप डेटा कलेक्ट किया। तो जहाँ प्लस इसके अलावा जो चिट्ठी डालकर जा रहे थे उस जगह पर जो मोबाइल नंबर एक्टिव थे उन जगहों के भी डंप डेटा पुलिस ने कलेक्ट किए। तो इस तरह से जब अलग अलग जगहों का डंप डेटा पुलिस ने कलेक्ट किया तो पुलिस को कुछ एक नंबर ऐसे नज़र आए जो कि कॉमन थे। इनमें कुछ नंबर तो परिवार वालों के ही थे क्योंकि परिवार वाले उन जगहों पर जाकर झंडे लगा रहे थे, चिट्ठी रिसीव कर रहे थे, नदी के तरफ गए वहाँ झंडे लगाए, तो परिवार वालों के नंबर तो कॉमन थे, दिख रहे थे। लेकिन एक नंबर और था जो कॉमन था और वो इन इलाकों में उसकी मूवमेंट थी और प्रेजेंस थी सस्पेक्टेड टाइम फ्रेम में। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि उसी मोहल्ले में जहाँ का ये बच्चा रहने वाला था, उसी मोहल्ले में थोड़ी दूर पर एक जन सुविधा केंद्र है। जन सुविधा केंद्र मतलब आप जानते हैं जहाँ पर एक सिंगल विंडो सिस्टम टाइप की दुकान होती है हमारे गली मोहल्लों में, जो पासपोर्ट भी बना देते हैं, पैन कार्ड का काम करवाते हैं, आधार का काम करवा देते हैं, रेलवे टिकट, एयर टिकट, तो इस तरह के कई तरह के काम जो है ऐसे जन सुविधा केंद्रों में होते हैं, फ़ोटोकॉपी वगैरह भी होता है। तो ऐसा ही एक जन सुविधा केंद्र जो है घर के पास था और उस जन सुविधा केंद्र को एक हैंडीकैप्ड नौजवान जिसका नाम कृष्णा है वो चलाया करता था। तो कृष्णा का वो नंबर था जो इन तीनों चारों जगहों पर कॉमन था जहाँ पर फैमिली मेम्बर्स जो है झंडे टांग रहे थे और जहाँ से वो चिट्ठी उठा रहे थे वहाँ चिट्ठी डालने के लिए शायद कृष्णा आया हो या उसका मोबाइल फ़ोन हो, जो भी वजह हो, लेकिन कृष्णा का नंबर कॉमनली दिख रहा था जो एक जनसुविधा केंद्र चलाता था। पुलिस ने अब देर नहीं की और फ़ौरन इस कृष्णा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसी के साथ पुलिस ने कृष्णा की आपराधिक जन्म कुंडली निकाली तो पता चला कि वो पहले भी एक बार चोरी के इल्ज़ाम में जेल गया है, वो शराब पीने का आदी है और मोहल्ले के बहुत सारे लड़कों से उसने पैसे ले रखे हैं, रुपए ले रखे हैं। पैसे तो छोटी बात होगी, मतलब ठीक ठाक रकम ले रखी है और उनको नौकरी दिलाने का झांसा वो लगातार देता है। इस तरह से कृष्णा के बारे में जो तस्वीर उभर कर पुलिस की जांच में सामने आई उसमें पता चला कि ये एक 2 नंबरी आदमी है और इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो ये जो नौजवान था पुलिस अब इसे हिरासत में ले चुकी थी और इसका वेयर अबाउट्स पुलिस पता कर चुकी थी। पुलिस ने इससे सख्ती की और जब इससे कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ की तो इसने कबूल कर लिया कि हाँ, बच्चे की किडनैपिंग में उसका हाथ है। पुलिस ने पूछा बच्चा कहाँ है, तो उसने कहा कि बच्चा ज़िंदा है, राजस्थान में एक परिवार के पास है और जैसे भी ज़रूरत होगी हम बच्चे को आपसे मिला भी देंगे। पुलिस ने पूछा कि और कौन है तुम्हारे साथ, तो कृष्णा ने बताया कि बस बच्चे के घर के सामने जो राहुल रहता है वो मेरा दोस्त है और हम दोनों ने मिलकर ही ये प्लानिंग की थी। पुलिस ने पूछा भाई क्यों प्लानिंग की, क्या रुपए पैसे ही मकसद हैं, तो बोला कि हाँ। राहुल को भी पुलिस ने उठा लिया। राहुल का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ वैसा ही था, सट्टेबाजी में, अलग अलग उल्टे सीधे कामों में, वो भी लाखों रुपए के कर्ज में था। और एक बात इन दोनों में और कॉमन थी, वो ये कि वो जो छोटा सा बच्चा था अभय जिसकी किडनैपिंग हुई थी, उसके ताऊ से कृष्णा की कभी लड़ाई हुई थी और उसी अभय के ताऊ से एक बार राहुल की भी हाथापाई और कहासुनी हो चुकी थी। यानी ये दोनों नौजवान उस परिवार के एक मेंबर से खुंदक रखते थे, नाराज़गी रखते थे और इन दोनों नौजवानों को रुपए पैसों की भी दरकार थी। इन्हीं 2 नौजवानों ने इस बच्चे को किडनैप करने से पहले यानी 30 अप्रैल को जब बच्चे को लिफ्ट किया,
उससे तकरीबन 15 दिन पहले से इसकी प्लानिंग की थी और उन्हीं 15 दिनों से वो उस छोटे से बच्चे को, अभय को, टॉफ़ी चॉकलेट्स दिया करते थे। 30 अप्रैल को इन्होंने बच्चे को चॉकलेट देने का झांसा देकर अपने पास बुलाया, बाइक में उसे बिठा लिया और लेकर निकल पड़े। शुरू में तो बच्चा चॉकलेट और टॉफ़ी के लालच में, चूंकि अंकल से लगातार बातचीत हो रही थी, मिल रहा था, बहुत फ़नी तरीके से वो जाता रहा खुश होकर। लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि वो घर से काफ़ी दूर निकल चुका है और वो घबराने लगा, घर लौटने की ज़िद करने लगा। ये दोनों अंकल उसे चुप कराना चाहते थे, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था, लगातार रोए जा रहा था। तो फिर इन दोनों को लगा कि अब शायद हमारी पोल खुल जाएगी। और आपको जानकर दुख होगा, बहुत अफसोस होगा कि इन दोनों दरिंदों ने उस 8 साल के छोटे से बच्चे को 30 अप्रैल के रोज़ ही, जिस दिन अगवा किया था, उसी दिन चलती बाइक में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद उसकी लाश को राजस्थान में धौलपुर ज़िले में ले जाकर, एक जगह है जिसका नाम है बहरहाल, धौलपुर ज़िले में ले जाकर उस बच्चे की लाश एक सुनसान जगह पर इन्होंने दफना दी थी। किडनैपिंग करने के बाद पुलिस जब ढूंढ रही थी तो बहुत दिनों तक ये खामोश बैठे रहे। इनको लगा कि अगर हम कोई भी हलचल करते हैं तो पकड़े जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी वक्त गुजर गया, तकरीबन 1.5 महीने का वक्त गुजर गया, तो इनको लगा कि यार हम तक तो कोई पहुंच पाया नहीं, किसी को पता भी नहीं चली बात, तो क्यों ना अब पैसे वसूले जाएं, बच्चे के बारे में देखेंगे बाद में। तो फितरतन या आदतन बड़े मक्कार और दुष्ट किस्म के नौजवान थे, तो उनको किडनैप बच्चे के एवज में पैसे वसूलने थे। अब उन्होंने लाश के एवज में ही पैसे वसूलने का फैसला कर लिया और 80 लाख रुपए मांगने लगे। लेकिन जांच आगे चलती रही और जांच के बाद टेक्निकल सर्विलांस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इन चीज़ों से कृष्णा पर पुलिस ने सबसे पहले ज़ीरो इन किया। एक और बात जो इन दरिंदों के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, वो चिट्ठी। असल में ये जो चिट्ठियाँ लिखा करते थे, उस चिट्ठी में इस परिवार को वो संबोधित करते थे ये कहकर कि तुम्हारा बिटवा हमारे कब्ज़े में है और अगर 80 लाख रुपए का इंतज़ाम नहीं करोगे तो तुम्हारे बिटवा की हम हत्या कर देंगे। अब आम तौर पर तुम्हारा बच्चा लोग लिखते हैं, तुम्हारा बेटा लिखते हैं। बिटवा एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी बच्चे को बहुत प्यार से बोला या पुकारा जाता है। कई लोग बेटू बोलते हैं। तो ये बिटवा लफ्ज़ जो है थोड़ा अनकॉमन है। तो ये जो चिट्ठी थी, इस चिट्ठी में बिटवा बिटवा लिखा हुआ रहता था। बेटे की जगह या बच्चे की जगह बिटवा लिखा हुआ रहता था। पुलिस जब जांच कर रही थी, उस समय पुलिस ने इन चिट्ठी को देखने के बाद घर वालों से भी पूछताछ की थी। ऑब्वियसली पूछताछ करती ही, तो पीड़ित परिवार को यह भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा है जो आपके बच्चे को बिटवा कहता है या दूसरे बच्चों को भी बिटवा कह के पुकारा करता है आपके गली मोहल्ले में, आसपास में। तो घर वालों ने दिमाग पर बड़ा जोर डाला और जोर डालने के बाद उन्होंने एक क्लू पुलिस को दी थी और वो क्लू ये था कि जन सुविधा केंद्र में जो लड़का है कृष्णा, वो बच्चों को बिटवा कहता है। ये भी एक बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन या जानकारी पुलिस को पीड़ित परिवार की तरफ से मिली थी और वो इसलिए मिली थी क्योंकि उस चिट्ठी में भी बिटवा शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो अलग अलग जगहों पर जहां पर पीड़ित परिवार झंडे टांगने जा रहा था, वहां पर कृष्णा की मौजूदगी, उसके मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी, जहां चिट्ठी फेंकी या डाली जा रही थी उस जगह पर कृष्णा के मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी, चिट्ठी में जिस तरह के लफ्ज़, जिस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस तरह का लफ्ज़ या अल्फाज कृष्णा इस्तेमाल करता था, ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिकेट कर रही थी कि इस मामले में कृष्णा का कोई ना कोई रोल ज़रूर है। ऊपर से कृष्णा से कहासुनी और लड़ाई झगड़ा भी अभय के घर वालों का एक बार हो चुका था। तो ये सारी बातें संकेत के रूप में, सुराग के रूप में ही सामने थी। लेकिन जब पुलिस ने कृष्णा और राहुल को पकड़ा तो ये सारी बातें सबूत के तौर पर सबूत में कन्वर्ट हो गई, तब्दील हो गई। और इस तरह से पुलिस ने इस केस को तकरीबन 80 दिनों के बाद सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की, जब इस बच्चे की लाश राजस्थान के धौलपुर ज़िलों से पुलिस ने बरामद कर ली। तो ये थी पूरी कहानी एक मर्डर की, एक छोटे से बच्चे की किडनैपिंग की। और कहानी अपने आप में बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दुखद, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे के साथ अगर कुछ भी होता है ना तो कलेजा फट जाता है। हालांकि किसी की भी मौत हमेशा बड़ी दुखद होती है, लेकिन बच्चे चूँकि मासूम होते हैं
और बच्चों के इनोसेंस पर बहुत जालिम से जालिम आदमी का भी दिल पसीज जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनोसेंट बच्चों को भी टारगेट करने से बाज नहीं आते, और ये वैसे ही लोग थे। तो खैर, ये गिरफ्तार तो कर लिए गए और फिलहाल ये जेल में भी हैं। अब आने वाले दिनों में इनको क्या कैसी सज़ा होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो ये थी पूरी कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से की, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़ी कमी रही, वरना 30 अप्रैल को वो बच्चा गायब हुआ था और 24 जून को पहली बार चिट्ठी आई, और तब पुलिस को एक तरह से इन चिट्ठियों के सहारे इस मामले को क्रैक करने की लीड मिली या सुविधा मिली। लेकिन 1 महीने 24 दिन तक, यानी मई का पूरा महीना और जून के 24 दिन, इतने समय तक पुलिस इस केस में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाई। कोई लीड पुलिस को नहीं मिली, पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। ये अपने आप में मेरे हिसाब से आगरा पुलिस के लिए, फतेहाबाद पुलिस के लिए एक नकारात्मक बात है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की कमी है। तो इस मामले में गुनहगार पकड़े गए, बेशक ये अच्छी बात है। और ये भी सच है कि पुलिस अगर पहले भी पकड़ लेती तब भी शायद वो बच्चा ज़िंदा नहीं बचता, क्योंकि बच्चे को किडनैप करने के कुछ ही घंटों के अंदर चलती बाइक पर ही इन शातिर लोगों ने मार डाला था। लेकिन ये सही है कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में भी कमी और कोताही रही, जिसकी वजह से इस केस को सॉल्व करने में 80 दिनों का वक्त लग गया। तो पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक टूटे हुए बियर बोतल पर छपे बारकोड के सहारे पुलिस मर्डर अटेम्प्ट करने वाले क्रिमिनल्स तक जा पहुंची, दिल्ली पुलिस। उस इन्वेस्टिगेशन की कहानी अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर सुन सकते हैं। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। सचिन यादव ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि सर जी, आपसे निवेदन है कि बारकोड का नंबर मत बताओ, नहीं तो अपराधी ये सबूत भी मिटा देंगे। बारकोड का नंबर तो नहीं बताया है, बारकोड का जिक्र ज़रूर किया है। देखिए, एक बात तो मेरे हिसाब से हमें मानकर चलनी चाहिए, वो ये कि ऐसा नहीं कि अपराधी सिर्फ हमारी स्टोरी देखते हैं और हमारी स्टोरी से ही वो किसी जानकारी के मोहताज हैं। आज की तारीख में इंफॉर्मेशन सबके पास है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया पर, गूगल पर हर तरह की जानकारी मौजूद है। तो जो अपराधी हैं वो खेतों में प्रयुक्त होने वाले अमोनियम नाइट्रेट से बम भी बना लेते हैं। तो ऐसे लोग बारकोड के बारे में पता नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, आपने कहा नंबर न बताओ, तो हाँ, नंबर नहीं बताएंगे, लेकिन बारकोड का जिक्र न करो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक क्रूशियल बात है जिसके सहारे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तो उसका जिक्र तो करना ही है। महिपाल सिंह ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, उन्होंने दिल्ली पुलिस की तारीफ की है। सुप्रिया पाटिल का कमेंट है। रेखा भट्ट जी ने भी कमेंट किया है। जगदीश के चांडेगड़ा जी ने हैप्पी क्रिसमस कहा है, गॉड ब्लेस यू उन्होंने लिखा है, और उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस वाकई सम्मान की पात्र है। और इसके अलावा सुमित महतो दास का कमेंट है, आजकल के जनरेशन में पेशेंस खत्म हो गया है और ये अलार्मिंग है। बिल्कुल, ये बात मैं मतलब इस बार ये मैं भी ऐसा मानता हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब एक जनरल कमेंट नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो नौजवान हैं वो थोड़े इम्पेशेंट तो हैं। मैं अपने इर्द गिर्द अपने दफ्तर में भी देखता हूँ, जो नए लड़के लड़कियाँ जर्नलिज़्म की पढ़ाई करके आते हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं। मैं कई बार ऐसा देखता हूँ, मतलब रियलाइज़ करता हूँ कि शायद वो उतनी शिद्दत से चीज़ों को फॉलो नहीं करना चाहते, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, जिस तरह से हम लोग किसी ज़माने में किया करते थे। हालांकि ये सही है कि टेक्नोलॉजी अब लोगों के हाथ में है, मोबाइल फ़ोन हाथ में है, लेकिन एआई होना या मोबाइल फ़ोन होना, इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि इंसान जो है अपने स्किल्स पर भरोसा ना करे। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि कोई भी काम दो, वो तुरंत एआई को कमांड देने लगते हैं, गूगल से पूछने लगते हैं। उनकी अपनी स्टडी या अपना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी जो है उसकी कमी मुझे लगती है कई बार। अंकिता ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा फरजाना सिद्दीकी का कमेंट है, कलीम गफ्फार गाजी का कमेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। शुभम जी का कमेंट है, मुंगेर से हैं, और इन्होंने लिखा है, आ गया यूपी 77 सीरीज़, जाए और देखिए, मस्त वेब सीरीज़ है, विकास दुबे पे बनी है सीरीज़, इनका ये कहना है। दिलीप जी डोडिया ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि सुप्रतिम भाई, आप आदत बन गए हो, नियमित नहीं आते हो। नियमित तो आना चाहता हूँ। अब जैसे देखिए, कल क्रिसमस की छुट्टी थी तो कल मैं गैर हाजिर था, मतलब छुट्टी पर था बेसिकली, उसको गैर हाजिर नहीं कह सकते। बाकी हफ्ते के 5 दिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की खिदमत में रहूँ। इसके अलावा ABG के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा कि सुप्रतिम भाई, आप एपिसोड नंबर ऐड करो आपके वीडियोज़ टाइटल में। देखिए, आप लोग बोलते बोलते थक गए, मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि अब नए साल में ये काम मैं करूँगा। खैर,
फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि हमारे जो सीनियर कैमरा पर्सन है विनोद शिकारपुरी जी, वो बार बार स्टूडियो के अंदर आ रहे हैं, दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है शायद उन्हें कहीं जाने की जल्दी है, हो सकता है कहीं और शूट हो। तो मुझे और लगे हाथ विनोद जी को भी इजाज़त दीजिए। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। जय हिंद, जय भारत।